नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस विक्रम के इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम 20 क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करेंगे और ये जो सेशन है ये इसका 7 पार्ट है। तो ऑलरेडी मैं 120 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज मैं 121 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप DSSB TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे BPSC या फिर UP TGT PGT या KVS NVS, उसमें भी ये जो आपकी क्लास है, इस जो सेशन है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा? यानी इनमें से किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा? तो इसका आंसर होगा, ये कहा था लासवेल ने। संप्रभु का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई ये राज्य है, कोई मैप है, ये इसका भूभाग है। क्या है? भूभाग। और संप्रभु का मतलब होता है कि ये जो राज्य है जिसकी ये सीमा है ये अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी चीज का इस पर कोई इंटरफेयर नहीं होगा और ना ये इस चीजों को मानने के लिए बाध्य होगी। उसे हम बोलते हैं संप्रभु। ओके, तो ये लासवेल जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे हीगल जी का। देखो यहाँ पे आपको बातों से ही पता चल जाएगा कि ये एक आदर्शवादी वाक्य है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाती है। तो आदर्श, और हीगल भी एक आदर्शवादी थे। क्या थे? आदर्शवादी। तो आप इस तरह से भी कॉमन सेंस यूज करके आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी, हीगल। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कल्याणकारी राज्य है। जैसे भारत भी एक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है? कल्याणकारी राज्य है। क्योंकि जब आर्टिकल आप इसको 35 से लेकर 51 तक देखोगे तो इस अनुच्छेद में आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। नीति निर्देशक तत्व, ये तत्व ऐसे हैं जिसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, उस प्रकार के जो सजेशंस है वो गवर्नमेंट के लिए दिए गए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कोई भी स्टेट इसे माने या ना माने, क्योंकि उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कल्याणकारी राज्य के लिए भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल खुलवाना, फ्री में दवाइयाँ देना, ये सब, या फ्री में एजुकेशन देना, SC ST के लिए स्कीम्स लाना, ये सब इसी योजना के अंतर्गत होता है, इसी आर्टिकल के अंदर में होता है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट को एक गाइडेंस का काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक रूप अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, TH ग्रीन इसका समर्थन नहीं करते। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है। यानी राज्य विधि है, यानी राज्य का जो कानून है वो शिशु और जनक दोनों ही है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है मैकाइवर जी से। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका बारकर जी का। देखो, राज्य, कोई भी राज्य है और उस पर समूह होता है, यानी दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह जिसे हम दबाव समूह है, वो मजदूर का भी होता है, मजदूर का भी हो सकता है, किसानों का भी हो सकता है और लेबर का भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक यूनियन। तो ये क्या करती है? अपने मुद्दों को बनवाने के लिए सरकार पे क्या बनाती है? दबाव बनाती है। जैसा कि अभी MSP कानून की बात हो रही थी ना, तो किसानों ने आंदोलन किया। वो क्या करना चाह रही थी? वो राज्य पे, सरकार पे दबाव डालना चाह रही थी ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो इसी में समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है आधुनिक राज्यों में।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा बार। ये बात बारकर जी ने कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है, भूमंडलीकरण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा डी, विश्व समाज का सहकारी रूप का उद्भव। देखो, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की, कोई देश है, मान लीजिए ये देश है हमारा, कोई मान लीजिए भारत है, ये भारत है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, संस्कृति, हर चीज जब अन्य देशों से मिलने लग जाती है या उसका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ने लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, यानी इसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण भी इसको कहते हैं। यानी कि संपूर्ण विश्व का एक तरीके से, यानी कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आपस में मिल जाना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? तो इसका आंसर होगा डी, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार। किसने किया था? जॉन लॉक। इसका पूरा नाम है जॉन लॉक। यानी कि इसने कहा था कि जो प्राकृतिक अधिकार की बात की गई है वो जॉन लॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो धर्म का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बाकी जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, और डी संपत्ति का अधिकार। तो जो लॉक का मानना था कि ये जो तीनों अधिकार है, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, ये राज्य से पूर्व के अधिकार है, राज्य से पूर्व के अधिकार है, और राज्य का कोई हक नहीं बनता कि इसको छीना जाए। इसलिए जॉन लॉक ने इनको प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है, जो कि राज्य से पूर्व थे। अगला प्रश्न, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल क्या? यानी जब वो प्राकृतिक आदिम अवस्था में रहता था, जब राज्य भी संस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मनुष्य को क्या प्राप्त था? तो उनको केवल प्राप्त था प्राकृतिक अधिकार। क्या प्राप्त है? प्राकृतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार राज्य के आने के बाद आए, कानूनी अधिकार भी राज्य के बनने के बाद आए, और धार्मिक अधिकार भी राज्य के बनने के बाद आए। उससे पहले जो था वो था सिर्फ प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कुछ ऐसे अधिकार है जो प्राकृतिक अधिकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाइवर जी का। किसका कथन है ये? मैकाइवर जी का। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार राज्य है, लास्की के अनुसार जो राज्य है वो समाज का सेवक है। यानी कि जो लास्की है वो राज्य को साधन मानता है। क्या मानता है? साधन। और व्यक्ति को क्या मानता है? साध्य। साध्य। और इसका मानना यह है कि जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए कार्य करता है, तो व्यक्ति जो है वो बड़ा हुआ, पहली प्रायोरिटी हुई, और जो राज्य हुआ वो छोटा हुआ, जो उसकी सेकंड प्रायोरिटी हुई। ये लास्की का मानना था कि राज्य व्यक्ति का, समाज का सेवक है, उससे ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यानी कि देखिए, पहले कोई भी परिवार जन्म होता है, फिर उससे ब्लड रिलेशन से जो आपका परिवार है वो बढ़ता जाता है, और समय के बाद फिर वो समाज में कन्वर्ट होता है। किसमें? समाज। और कई समाज मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। ये ऐसा मानना है। देखो, पहले बनता है परिवार, परिवार से फिर बनेगा कुल, यानी और ज्यादा, फिर समाज, फिर राज्य। तो ये कथन किसने कहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मैकाइवर जी ने कहा था। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो मैकाइवर जी ने कहा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? मैकाइवर जी का। अगला प्रश्न, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह भी किसका विचार है? मैकाइवर जी का। अगला प्रश्न, मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, तो वो है सबसे बड़ी महिला सदस्य। ये मात्रक है, फेमिनिज्म की बात कर रहा है।
अगला प्रश्न, राज्यों के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। यानी कि राज्य के दो कार्य होते हैं, एक तो अनिवार्य कार्य, एक होता है ऐच्छिक कार्य। मतलब एक ऐसा कार्य जो उनको करना ही है और एक ऐसा कार्य जो वो उनकी मर्जी है, चाहे वो करे चाहे ना करे। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य का भेद समाप्त हो गया तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो ये किस राज्य में होता है? वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य में। ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना, ये इनका ऐच्छिक कार्य है। जैसे अस्पताल खुलवाना, अस्पताल, ठीक है, आपको शिक्षा की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, ये सब ऐच्छिक मतलब लोक कल्याणकारी। या फिर कोई स्कीम लेके आना, पेंशन योजना लेके आना, ये सब ऐसा हमारे लॉ के अंदर नहीं है कि राज्य को करना है, उसकी मर्जी करे या ना करे। लेकिन आजकल के युग में अगर ये काम नहीं होते ना तो जनता उनको वोट ही नहीं देगी, और वोट नहीं देंगे तो सत्ता में नहीं आएंगे। तो इसलिए अब अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य में भेद समाप्त हो गया है, और ये किस में हो रहा है? सिर्फ लोक कल्याणकारी राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, यानी आधुनिक राज्य को हम एक कल्याण राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो अनिवार्य अंग प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि राज्य का जो तत्व होते हैं वो देखो भूमि होता है, लेकिन भूमि में निश्चित सीमा, जिसको हम निश्चित सीमा बोलेंगे, निश्चित सीमा होती है उसकी। एक जनसंख्या होती है, निश्चित जनसंख्या, और सरकार होती है, और लास्ट का जो चौथा तत्व है वो होता है संप्रभुता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी राज्य में ये चार तत्व नहीं होंगे तो वो राज्य नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में हमने 121 से लेकर 140 क्वेश्चन किए हैं, ये 7 पार्ट है। अगली कक्षा में फिर से नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग क्लास देखते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है सोशल साइंस विद विक्रम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।